नमस्कार दोस्तों। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के सीरीज जो हमने चालू की है उसके में से और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। विच वेराइटी ऑफ कोल कंटेन रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल, यानी जो प्लांट मटेरियल का होता है। देखिए जो कोल बनता है तो बहुत साल पहले जो प्लांट जो है वो डिप यानी जो गिरे होंगे तो प्लांट के जो अवशेष होंगे वो उस कोल में है, पर रिकॉग्नाइजेबल हमें यानी किस कोल में हमें वो मिलते हैं। जैसे जैसे कोल की जो स्टेट है वो बढ़ती जाती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अवशेष। तो सबसे पहला जो कोल बना होगा, जो सबसे पहले कोल बनता है ना, उस कोल में प्लांट के जो अवशेष है वो हमें मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो रिकॉग्नाइजेबल उसने क्या पूछा है कि किस वेराइटी ऑफ कोल, कौन सी कोल की वेराइटी में हमें रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल, जो ओरिजिनल प्लांट मटेरियल के रिकॉग्नाइजेबल यानी हम जिसको ढूंढ सकते हैं या मिल सकते हैं, वैसे कौन से कोल में वो प्लांट के जो ओरिजिनल मटेरियल है वो हमें मिलने की संभावना होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि कौन सा कोल सबसे पहले बनता है। तो गाइस जो पीट होता है, पीट कोल आपने सुना होगा, वो सबसे पहले बनता है। उसके बाद उस पीट से जो बनता है वो बनता है दूसरी स्टेज में लिग्नाइट बनता है। उसके बाद बनता है बिटुमन, बिटुमिनस, और उसके बाद होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोल होता है वो होता है पीट, और इसी कोल में इसकी वजह से, क्योंकि सबसे पहले बना हुआ कोल होता है, इसमें जो प्लांट के अवशेष है वो मिलने की संभावना जो ओरिजिनल प्लांट मटेरियल होता है उसकी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीट किया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है कि आयरन का मोस्ट जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसको क्या बोला जाता है। अब प्योरेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि सबसे जो इम्प्योरिटी होती है वो कार्बन की होती है आयरन में। तो प्योरेस्ट फॉर्म यानी उसमें निग्लिजिबल अमाउंट में कार्बन होता है, यानी पूरा का पूरा आयरन ही होता है, तो उसको बोला जाता है रॉट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चारकोल इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज एन। देखिए वाटर ट्रीटमेंट में चारकोल का यूज किया जाता है। चारकोल देखिए आपने कई बार देखा होगा कि एड में दिखाते होंगे कि उसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है। ऐसा दिखाते हैं कि वो जो ट्यूब होता है वो चेहरे से आप उसको मसाज कीजिए, वो उसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है। तो चारकोल एज ए एड्सॉर्बेंट काम करता है। देखिए दो प्रोसेस होती है, एक होती है एब्सॉर्प्शन की और दूसरी होती है एडसॉर्प्शन की। यानी एक होती है एब्सॉर्प्शन जिसको हम ए बी से यानी ए बी, और एक होती है एडसॉर्प्शन। ठीक है, एडसॉर्प्शन इसमें ए डी आया है। एब्सॉर्प्शन यानी क्या होता है, स्पंज है, मान के चलो स्पंज है, आपने पानी में डुबाया तो पानी जो है स्पंज के अंदर तक चला जाएगा, पूरा स्पंज जो है वो गीला कर देगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एब्सॉर्प्शन यानी ए बी वाला। और एडसॉर्प्शन यानी क्या बोलते हैं, जो टेबल होता है, मान के चलो कि कोई टेबल है और उस पर जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो आके बैठ गए तो उसको बोला जाएगा एडसॉर्प्शन, वो उस पर एड्सॉर्ब हुए हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है हमारे इसमें धूल मिट्टी होती है। यानी मैं सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट की बात वहाँ यहाँ पे हो रही है, मैं अपने चेहरे की बात कर रहा हूँ, जो हम एक्टिवेटेड चारकोल, वही चारकोल यहाँ पे होता है। देखिए तो यहाँ पे एडसॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, वो जो ट्यूब होता है जिसको आप चेहरे पे लगाते हैं धोने के लिए चेहरा, उस पर एक्टिवेटेड चारकोल है। अब ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, मान के चलो कि एक्टिवेटेड चारकोल है, ये जैसे ही आपके चेहरे पे आप उसको घिसोगे तो होता क्या है, जो चेहरे की मिट्टी होती है, जो धूल होती है, जो गंदगी होती है, ये इस पे एड्सॉर्ब होती है। क्या होती है, एड्सॉर्ब होती है। यानी ये क्या है, ये हमारा चारकोल है। ठीक है, तो इस चारकोल के ऊपर वो जो गंदगी है वो बैठ जाती है, वो चिपक जाती है, और इसी प्रोसेस को, ये इसके अंदर नहीं जाती, बात को समझिए, ये इसके अंदर नहीं जाती, ये इसके ऊपर चिपक जाती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन, जो चिपकता है। देखिए ये जो धूल गंदगी है, ये जो इस चारकोल पे चिपक रही है, इसको बोला जाता है एडसॉर्बेट, BATE बेट। ठीक है, इसको एडसॉर्बेट बोला जाता है, और जिस पे वो चिपक रही है यानी चारकोल पे चिपक रही है तो इसको बोला जाता है एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो ये हो गया एड्सॉर्बेंट और ये हो गया एड्सॉर्बेट। तो चारकोल देखिए, तो चारकोल इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। तो वाटर ट्रीटमेंट में जितनी भी गंदगी है वो उस पे जो है वो चिपक जाती है, तो ये एज अ यूज होता है एड्सॉर्बेंट। देखिए एड्सॉर्बेंट होता है और एक होता है बेट। बेट यानी जो चिपक रहा है, और जिस पे चिपक रहा है उसको बोला जाता है एड्सॉर्बेंट।
बेंड। तो आई थिंक आपको इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया गाइस, एडसॉर्प्शन पे वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर लेना। एडसॉर्प्शन अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग, आपको वहाँ पे मिल जाएगा वो वीडियो। वो देखने के बाद आपको वो कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम वेपर लैम्प ग्लोज विथ येलो कलर, दिस इज ड्यू टू, सोडियम का जो वेपर लैम्प होता है, सोडियम वेपर लैम्प, वो येलो कलर का ग्लो करता है। अब क्यों करता है, देखिए क्यों करता है, मैं पहले उसका आंसर आपको, देखिए जो इमिशन होता है ना, सबसे पहले आंसर लिख देता हूँ, उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे। इमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी absorbed by sodium atoms in the yellow region of spectrum। देखिए कौन सा ये होता है, आपको पता है विबजॉर करके एक स्पेक्ट्रम होता है, यानी तो इसमें से जो विबजॉर में से जो वाई है, यानी येलो कलर का जो स्पेक्ट्रम होता है, इमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी, तो एब्जॉर्ब सोडियम जो लैंप होता है वो ये येलो कलर का, ये जो विबजॉर करके है, तो येलो कलर का रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, सबसे पहले ये समझिए। और इमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सोडियम एटम इन द येलो रीजन स्पेक्ट्रम, तो ये येलो कलर का रीजन को एब्जॉर्ब करता है और इसके बाद जो एक्सेस एनर्जी को इमिट करता है, और इसी वजह से, यानी आप इतना भी ध्यान में रख सकते हैं कि येलो कलर की जो स्पेक्ट्रम है, ये एनर्जी सोडियम एटम जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और इसके बाद जो इमिशन होता है उसके बाद एक्सेस एनर्जी का वो होता है येलो कलर का, क्योंकि येलो कलर का स्पेक्ट्रम में से एब्जॉर्ब करता है, और इसी वजह से येलो कलर स्पेक्ट्रम की एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। जब वो रिलीज करता है एनर्जी, तो वो येलो कलर की होती है। समझ में आ गया ना। अब कोई चीज़ अगर आप पैसा कमाओगे तो पैसा खर्चा करोगे ना, पैसा कमाओगे तो पैसा खर्चा करोगे, उसी प्रकार ये येलो कलर की एनर्जी को जो स्पेक्ट्रम का रीजन है वो एब्जॉर्ब करता है, और इसी वजह से जो एक्सेस एनर्जी इमिट करता है वो येलो कलर की होती है, और इसी वजह से सोडियम वेपर्स लैम्प ग्लोज इन येलो कलर। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन इज मेड बाय द कोटिंग आयरन विद, देखिए जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है, गैल्वेनाइजेशन यानी क्या होता है, जो आयरन होता है इसके ऊपर जिंक की कोटिंग लगाई जाती है। जिंक की कोटिंग इसके लिए लगाई जाती है ताकि जो आयरन है वो जंग ना, उसमें रस्टिंग ना हो जाए, वरना वो जंग ना जाए, और इसीलिए उसके ऊपर जिंक की जो कोटिंग लगाई जाती है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, या सैक्रिफाइस मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जिंक जो है वो खुद को सैक्रिफाइस कर लेता है। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, किसकी कोटिंग होती है, आयरन के ऊपर जिंक की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड। देखिए ओजोन का जो डिप्लीशन होता है, वो अगर गैस पूछा जाए तो हमें पता है कि CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे क्लोरीन वगैरह निकलता है, पर पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो ये होता है गाइज मिथिल ब्रोमाइड। ध्यान रखना है आपको कि जो कौन सा पेस्टिसाइड ऐसा है जो ओजोन का डिप्लीशन करता है, तो वो होता है मिथिल ब्रोमाइड। पर 2005 से US ने इसको जो है वो बैन कर दिया है। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है कि पेस्टिसाइड अगर पूछा जाता है कि ओजोन डिप्लीशन में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड है, तो कौन सा है, मिथिल ब्रोमाइड। नोट्स बनाते चलिए गाइस, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नहीं नोट्स बनते हैं तो वीडियो को बार बार 1-2 महीने में बार बार देखते जाइए, तभी आपके जो है वो दिमाग में फिट बैठेगा, वैसे बैठता नहीं। कर्ड्स, जो कर्ड्स होता है ये किससे बना होता है, तो ये बना होता है गाइस ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी मराठी में कर्ड्स ही बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है गाइस SiO2, यानी हम इसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कर्ड्स किससे बना होता है, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, इसका फॉर्मूला SiO2, यानी इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ। देखिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये क्वेश्चन कई सारी एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ध्यान में रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोला जाता है, कि या फिर ये किसका सस्पेंशन होता है। तो अब मैग्नीशिया है गाइस इसमें, तो मैग्नीशियम तो होगा ही। ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क बोला जाता है, यानी इसको बोलता है हम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला की बात करें तो होता है MgOH/2। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोला जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा थोड़ा याद कर लेना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम है, मिल्क यानी दूध जैसा यानी हाइड्रोक्साइड, तो ऐसा ही कुछ याद रख लेना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे लिख के देखना, एक बुक लेना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज इक्वल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज इक्वल टू पूरा एक पेज जब लिखोगे ना तब दिमाग में फिट हो जाएगा
कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। उसके सामने हो सके तो इसका फॉर्मूला भी लिख लेना MgOH/2, ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन दिए हैं, वो अच्छी तरीके से समझा के भी दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।